इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी की प्रश्न बैंक 2022 की इकाई 4 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के क्वेश्चंस को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आना है और क्वेश्चन नंबर 7 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, निपात शब्द से क्या आशय है? उदाहरण सहित लिखिए। तो किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ पर तक, ही, ना, काश, ऐसे शब्द अगर हम अपने वाक्य में जोड़ते हैं तो हम किसी न किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए ऐसा करते हैं, तो उन शब्दों को ही हम निपात कहते हैं। देखिए, तुम्हें आज रात तक यह करना ही होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया? रात तक बोलने की वजह से क्या हो गया? हमने यहाँ पर अपनी बात पर जोर दिया है कि तुम्हें आज रात तक यह करना ही होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम तीसरा करेंगे। मुहावरा क्या है? परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखिए। तो मुहावरा जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं मुहावरे कहलाते हैं। जैसे आंख भर आना मतलब आंसू आना, अक्ल का दुश्मन यानी कि मूर्ख, इस तरह से। फिर चौथा है, विज्ञापन लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें पहली है कि विज्ञापन का उद्देश्य नए ग्राहकों को जोड़ना और पुराने ग्राहकों को बनाए रखना है। हमें इस तरीके से विज्ञापन बनाना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है कि जो नए ग्राहक हैं वो हमसे जुड़े, लेकिन जो पुराने ग्राहक हैं वो भी हमसे जुड़े रहें। दूसरा, विज्ञापन के द्वारा संदेश प्राप्त होना चाहिए। मतलब जो हम एडवर्टाइजमेंट देंगे उससे कुछ ना कुछ सामने वाले को संदेश मिलना चाहिए, इस तरीके से हमें बनाना चाहिए। अगला है, प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर लिखना है। तो देखिए, उपसर्ग मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो उपसर्ग प्र प्लस चार मतलब प्रचार, तो यहाँ पर प्र उपसर्ग हो गया। इसी तरह से यहाँ पर समाज एक, तो समाज में एक जुड़ा तो बन गया सामाजिक, तो यहाँ पर जो एक है वो प्रत्यय होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है कि संधि की परिभाषा लिखते हुए गुण संधि और वृद्धि संधि में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले संधि की परिभाषा लिखेंगे। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। फिर अब गुण संधि और वृद्धि संधि में अंतर बताना है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर परिभाषा भी हम लिख सकते हैं अंतर में। तो गुण संधि की परिभाषा है, जब संधि करते समय छोटा आ और बड़ा आ के साथ छोटी ई और बड़ी ई का मेल होता है तो ए बनता है, और जब छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल होता है तो ओ बनता है, और जब छोटा आ और बड़ा आ के साथ ऋषि का मेल होता है तो अर बनता है। इस तरीके से जो संधि होती है उसे हम गुण संधि कहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, महेश, महा प्लस ईस, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा महा प्लस ईस। तो महा में बड़ा आ रहा है और ईस में पहले बड़ी ई आ रही है, तो जब बड़ा आ और बड़ी ई मिलते हैं तो ए बनता है, इसलिए यहाँ पर ए की मात्रा लगी हुई है, महेश। अब वृद्धि संधि, जब संधि करते समय जब छोटा आ और बड़ा आ के साथ ए ऐ हो तो ऐ, वृद्धि मतलब क्या होता है? बड़ा, मतलब ए और ऐ में से बड़ा कौन है? ऐ, तो वो आता है। और जब छोटा आ और बड़ा आ के साथ में ओ और औ हो तो अब इनमें बड़ा कौन है? औ, तो औ बनता है, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर सदैव, इसका विच्छेद हो जाएगा सदा प्लस एव, तो यहाँ पर सदा में बड़ा आ है और ए है, जब बड़ा आ और ए मिलते हैं तो ऐ बनता है, इसलिए इसकी 2 मात्रा लगी हुई हैं तो बन गया सदैव। अब अगला क्वेश्चन है, तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर लिखिए। तत्सम संस्कृत के मूल शब्द होते हैं जो हिंदी में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत में मूल रूप से
लिखे गए हैं लेकिन हम उनका हिंदी में भी यूज कर लेते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि का यूज हम संस्कृत में भी कर लेते हैं और हिंदी में भी कर लेते हैं। अब तद्भव, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से तो आते हैं लेकिन हिंदी में जाकर बदल जाते हैं। मतलब संस्कृत में कुछ लिखे जाते हैं और उनको अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो उनको हम अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे आग, अग्नि भी लिख सकते हैं लेकिन तद्भव यहाँ पर आग हो गया। आग को हम हिंदी में ही लिख सकते हैं, संस्कृत में हम आग नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से आम्र संस्कृत में लिख सकते हैं लेकिन आम हमें हिंदी में लिखना होगा। तो समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं आंचलिक शब्दों से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए आंचलिक शब्द ऐसे शब्द जिन्हें किसी विशेष क्षेत्र, स्थान आदि के लोग बोलचाल के दौरान प्रयोग करते हैं। मतलब किसी विशेष क्षेत्र या स्थान के जो लोग हैं वो आपसी बातचीत में, नॉर्मल बातचीत में जिन शब्दों का यूज करते हैं वो आंचलिक शब्द कहलाते हैं। यहाँ उदाहरण है, तिब्बत में बोले जाने वाले कुछ शब्द हैं कुची, इसको यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं, कुची, डांडा और भारिया, इस तरह से बोलते हैं। अगला है यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य नॉर्मल वाक्य होता है जिसमें साधारण सी कोई बात कही गई होती है, जैसे लिखा है तुम पढ़ते हो, ठीक है। मिश्र वाक्य में क्या होगा, एक वाक्य होगा, दूसरा उपवाक्य होगा, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, तो अगर हम इतना बस बोल दें कि जैसे ही शाम हुई तो हमारी बात पूरी नहीं होती है। यहाँ पर बिजली चली गई जब तक नहीं बोलेंगे तब तक ये वाक्य पूरा नहीं होगा। तो इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, ठीक है। अब संयुक्त वाक्य क्या होगा, जब 2 साधारण वाक्यों को किसी दूसरे संयोजक के साथ में जोड़ा जाता है तो वहां पर संयुक्त वाक्य बनता है। जैसे राधा बीमार थी इसलिए वह स्कूल नहीं आई, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य किस तरीके से बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर लिखिए। तो देखिए अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है और सकर्मक क्रिया में कर्म पाया जाता है। जैसे मैं खाता हूं, यहाँ पर कर्म नहीं है, और सकर्मक क्रिया में मैं खाना खाता हूं तो यहाँ पर खाना कर्म है। अब ये बात देखिए आपको अगले अंतर से समझ में आ जाएगी। इसमें वाक्य में प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है। जैसे किसी ने बोला कि मैं खाता हूं, तो अब क्या खाता हूं इसका उत्तर हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं क्या खाता हूं, तो यहाँ पर कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन सकर्मक क्रिया वाले अंतर में देखिए, अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ पर हमें उत्तर मिलेगा। मैं खाना खाता हूं, तो अगर हम पूछें कि मैं क्या खाता हूं तो खाना खाता हूं, तो यहाँ पर खाना कर्म हो गया। तो यहाँ पर हमें प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि संधि और समास में अंतर लिखिए। तो देखिए संधि में 2 वर्णों का योग होता है या मेल होता है और समास में 2 पदों का मेल होता है। याद रखिएगा, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है और समास में 2 पदों का मेल होता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। जब भी हम संधि तोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं संधि विच्छेद करना, और जब समास को तोड़ते हैं तो बोलते हैं समास विग्रह करना, ठीक है। अब संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, संधि का मतलब होता है मेल, और समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। यहाँ पर क्या होता है, 2 पद आपस में मिलकर के एक तीसरा पद बना लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन लेखन का सही तरीका क्या है, स्पष्ट करिए। तो देखिए सही तरीका, सबसे पहला तो यहाँ पर लिखा है कि एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। सबसे पहले एक बॉक्स बनाइए बीच में, और उसमें जिस भी वस्तु का हमें विज्ञापन करना है उसको हमें मोटे अक्षरों में उसका नाम लिखना चाहिए ताकि वो क्लियर समझ में आए। दूसरा, दाहिनी ओर या बीच में यानी मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र दिखाई देना चाहिए ताकि ग्राहक की उस वस्तु पर नजर तुरंत पड़े। तीसरा, मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य करना चाहिए।
ताकि ग्राहक हमारे एडवर्टाइज की ओर, हमारे विज्ञापन की ओर आकर्षित हो। तो इस तरह से ये सारे ही क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।